नेचर। ओके स्टूडेंट्स, रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टॉर्म्स, ये सभी क्या है? नेचुरल फिनोमेना हैं जो पीरियडिकली ये होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज फिनोमेना। बिफोर दिस वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ड्यू टू विच दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस। ओके, सबसे पहले हमको एयर की प्रॉपर्टी के बारे में समझना होगा जिसके कारण ये सभी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। नाउ एयर अराउंड अस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। एयर क्या है? यह गैसों का एक मिक्सचर है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ओके, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित हवा की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर एयर का जो प्रेशर होता है उसी के आधार पर वह क्या करती है? एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, यानी अर्थ पर यूनिट एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण यह क्या करती है कि एक दबाव उत्पन्न करती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एयर के द्वारा यानी एटमॉस्फेयर में उपस्थित एयर के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विच आर गिवन बिलो। ओके, एयर की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ओके, एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशन। सम एग्जांपल्स टू शो द एयर एक्सर्ट प्रेशर आर गिवन बिलो। इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। आपने ये कभी ऐसा किया होगा कि जब हवा चल रही होती है तो जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में हमको साइकिलिंग करने में आसानी होती है। बिकॉज द विंड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन अस in the same direction in which our bicycle is moving and makes our bicycle move faster। इस तरीके से क्या होता है? एयर हमारे ऊपर दबाव क्रिएट करके हमको आसानी से साइकिल चलाने में, आसानी से तेज़ी से साइकिल चलाने में मदद करता है। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज द विंड एक्सर्ट a pressure on us in the opposite direction in which our bicycle is moving। okay, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमें साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हवा का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है जिसके कारण हमें साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसी तरीके से हवा की दिशा में नाव चलाना बहुत ही आसान होता है। वाइल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रो अ सेल बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसके साथ साथ हवा के विपरीत नाव चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। आइए अब जानते हैं कि हवा पर एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर, गर्म करने पर हवा क्या हो जाती है? ये फैल जाती है। एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, और ठंडा होने पर यह क्या हो जाती है? ठंडा होने पर ये कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब एयर को हीट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड ऑक्यूपाइज अ बिगर स्पेस, और इस तरीके से वह अधिक से अधिक स्थान को घेर लेता है। वी से एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है।
air contracts on cooling because when air is cooled its volume decreases. अब जब एयर को कूल किया जाता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है, एंड इट ऑक्युपाइज अ स्मॉलर स्पेस, और इस तरीके से वह कम से कम स्पेस को घेरता है। वही से इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एयर कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, एयर गर्म मतलब ठंडा करने पर, हवा को ठंडा करने पर वह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। ओके, नाउ we will study about hot air is lighter than cold air. okay, जो गर्म हवा होती है वो कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा की अपेक्षा वह हल्की होती है। You have just learned that air expands on heating in activity 2. When the air expands in the balloon, its mass remain the same but volume increases. Okay, it's in science to distinguish between the heavier and lighter object, mass are the same. Okay, heavier और lighter ऑब्जेक्ट के बारे में मास तो सेम होता है, बट वी यूज टर्म डेंसिटी, लेकिन हम ये क्लियर करते हैं कि कौन स्थान अधिक घेरता है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज the ratio of mass and volume. So when the volume of air increases and the mass remains same, the density of air decreases. Okay, when the volume of air increases, जब एयर का वॉल्यूम बढ़ता है और मास उसका सेम रहता है तो उस समय क्या हो जाती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। इन द सिंपल वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड इट, हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। यानी सिंपली हम इस बात को समझ सकते हैं कि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। ओके, सो हॉट एयर राइजेज अपवर्ड्स, इस तरीके से जो गर्म हवा होती है वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठ जाती है। अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड एट द रीजन फ्रॉम वेयर एयर राइजेज, और जहाँ से यह हवा गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। सो कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड्स, और इस तरीके से जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है। कन्वर्सली यू कैन सी कोल्ड एयर इज हैवियर देन द हॉट एयर, और इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा क्या होती है, ये भारी होती है। ओके, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रीजन वेयर द एयर श्रिंक, और जहाँ पर हवा श्रिंक होती है, सिंक होती है मतलब सिकुड़ती है, उस जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, when you burn a heap of dry leaves, grasses, paper, smoke rises upwards. मोस्ट सिंपली आपने देखा होगा कि जब आप आग जलाते हैं तो घास का कोई ढेर है, अगर आप उसे जलाते हैं तो स्मोक हमेशा ऊपर की ओर उठती है। सम इज ऑलवेज एकम्पेंड स्मोक इज ऑलवेज एकम्पेंड बाय द हॉट एयर। स्मोक में क्या होता है, गर्म हवा होती है। हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अपवर्ड, हॉट एयर होने के कारण हॉट एयर हल्की होती है इसलिए वह तेज़ी से ऊपर की ओर उठती जाती है। देयरफॉर स्मोक कंटेंट इन हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, इस तरीके से स्मोक में गर्म हवा होने के कारण वह सीधे ऊपर की ओर उठती है। You must have been that hot air balloons rise up in the air. सेम इसी तरीके से अगर हम गर्म हवा बलून में भरें तो वो भी तेज़ी से ऊपर की ओर उठती चली जाती है। This is due to the reason that hot air filled in them is lighter, क्योंकि उसके अंदर जो हवा है गर्म हवा भरी गई है वो हल्की है, and less dense than the surrounding कोल्ड एयर, और सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर है उसकी अपेक्षा वो क्या है, अधिक, वो लाइटर हो जाती है, और बगल की जो हवा है वो क्या है, वो डेंस है, काफ़ी वो भारी है, तो वो हल्की को ऊपर की ओर उठाते हुए चली जाती है।
Now here is multiple choice question, you have to solve it. High speed winds are accompanied by the reduced air pressure. Okay, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय द reduced एयर प्रेशर. जहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है वहाँ पर विंड की स्पीड अधिक हो जाती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड. सबसे पहले जान लेते हैं कि विंड क्या होता है. मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड. इट हैज़ बीन फाउंड दैट फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. ये बात समझ में आ गई है कि फास्ट ब्लोइंग एयर जो होती है वह लो प्रेशर रीजन क्रिएट करती है. मतलब जहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा ब्लो कर रही हो वहाँ के एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी few things to understand these things. Air moves from the region of higher pressure to the region of a low air pressure in the atmosphere. Okay, some examples. आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं. Air moves from region of high pressure to region of low pressure in atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो चलती है. आइए देखते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं. When the wind speed is very high, यानी जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, the roofs of huts of a thin sheet roofs of godown are blown off. यानी हवा जब तेज़ी से चलती है ऊपर की ओर से छत वाले पार्ट से, तो नीचे के प्रेशर अधिक होने से उसकी जो रूफ्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लोन ऑफ हो जाती हैं, वो भी उड़ जाती हैं. दिस इज़ बिकॉज व्हेन द हाई स्पीड विंड ब्लोन ओवर द रूफ्स, जब बहुत तेज़ी से हवा छत वाले पार्ट से चलती हुई जाती है, द एयर प्रेशर एबव द रूफ इज रेड्यूस. ओके, छत के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है. दस द हायर एयर प्रेशर ब्लू द रूफ एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स, और इस तरीके से लिफ्ट अप द रूफ दैट कैन बी ब्लोन अवे बाय द फास्ट विंड. और इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर अब प्रेशर अधिक हो जाने के कारण रूफ को, छत को वह झटका दे करके ऊपर की ओर उठा देती है और इस तरीके से वो भी ब्लोन ऑफ हो जाती है, वो भी हवा के साथ उड़ जाती है. नाउ सेकेंड, द विंड ऑफ एन एरोप्लेन आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द एयर एबव देम moves faster than the air below them. ओके, एरोप्लेन को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है दैट एयर एबव देम, उसके ऊपर की जो हवा होती है वो बहुत तेज़ी से क्योंकि उसके ऊपर से जो हवा जाती है वो बहुत तेज़ी से जाती है. द एयर ब्लोन देम व्हेन एरोप्लेन रन्स ऑन द रनवे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ. जब एरोप्लेन टेक ऑफ करने के लिए, उड़ने के लिए जब वो चलती है, द एयर एबव द विंग्स मूव्स फास्टर, यानी जो विंग्स है, पंखे पर जो हवा होती है वो बहुत तेज़ी से चलती है. द एयर प्रेशर बिकम वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द प्रेशर बिलो. ओके, इस तरीके से नीचे का जो हवा का प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है. द रिजल्टेंट अपवर्ड पुश आर लिफ्ट, इस तरीके से नीचे से एक दबाव लगता है और उस दबाव के कारण ये एरोप्लेन ऊपर की ओर उठ जाता है. एंड मेक्स प्लेन फ्लाई, और इसी तरीके से प्लेन ऊपर की ओर उड़ जाता है. बर्ड्स आल्सो फ्लाई इन द सेम वे, इसी तरीके से बर्ड्स भी उड़ती हैं. ओके, एयर मूव्स फास्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से हवा बहुत तेज़ी से चलती है, लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाती है और हाई प्रेशर एयर नीचे से वो एरोप्लेन को लिफ्ट करने में नीचे से प्रेशर क्रिएट करती है और आसानी से वह क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है. ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह हमारे तापमान को भी, वेदर को भी बदलता है. व्हेन हॉट एयर राइजेज इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. जब हॉट एयर ऊपर की ओर उठता है तो वह लो प्रेशर क्रिएट करता है. वाटर वेपर्स
इन इट कंडेंसेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, और वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के वह क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। दस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, यानी जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा आप देखेंगे कि वेट वेदर और क्लाउडी स्काई आपको देखने को मिलेगा। कन्वर्सली द ओल्ड एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, और जो ठंडी हवा है वह हाई प्रेशर क्रिएट करती है। इट मीन्स कंडेंसेशन कैन नॉट ऑकर, और इस तरीके से कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। दस हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और इस तरीके से हाई प्रेशर होने के कारण क्या हो जाता है, क्लियर और सनी स्काई होता है, यानी साफ सुथरा आसमान होता है। नाउ अबाउट विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के असमान गर्म होने के कारण ही क्या होता है, विंड करंट यानी हवा चलती है। इन द नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हेन हॉट एयर राइजेज एट अ प्लेस एंड एयर प्रेशर दैट at that place gets lowered. Okay, in the nature there are several situations, प्रकृति में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जब हॉट एयर राइज एट अ प्लेस, एक स्थान पर गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस गेट्स लोअर्ड, और उस स्थान का एयर प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इट्स प्लेस, और इसके साथ साथ जो कोल्ड एयर होती है उस स्थान को वह भर देती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन द एयर, इससे क्या हो जाता है, एयर में कन्वेक्शन क्रिएट होता है। ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन करेंट, इस तरीके से एक कन्वेक्शन करेंट क्रिएट हो जाता है। कन्वेक्शन करेंट में अब देखिए उससे क्या हो रहा है, द greater the difference in air pressure, the faster the air moves. Okay, एयर प्रेशर में जब बहुत अधिक परिवर्तन होगा तो हवा भी बहुत तेज़ी से चलना प्रारंभ होगी। द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ओके, यह डिफरेंसेस जो प्रेशर क्रिएट होते हैं ये अनइवन हीटिंग के कारण होते हैं, अर्थ के अनइवन असमान हीटिंग के कारण होता है। 10 विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ, और इस तरीके से अर्थ की अनइक्वल हीटिंग के कारण विंड करंट क्रिएट होती है। इट टेक्स प्लेस इन 2 सिचुएशंस, यह 2 परिस्थिति में ऐसी समस्या क्रिएट होती है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ और पोल के बीच में अनइवन हीटिंग होने के कारण, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशन और लैंड का जो वाटर है उसका भी अनइक्वल हीटिंग होने के कारण ऐसा होता है। विंड करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ अर्थ। ओके, विंड करेंट क्रिएट कैसे होते हैं, ये पोलर रीजन और पोल्स और इक्वेटर के बीच में अनइवन हीटिंग होने के कारण होते हैं। द रीजन क्लोज फॉर इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट रेज। ओके, वेरी सिंपल, ऐसे भाग जो इक्वेटर के करीब हैं वहाँ पर डायरेक्ट सोलर रेज पड़ती हैं, और डायरेक्ट सोलर रेज पड़ने के कारण क्या होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वह अर्थ का सबसे गर्म भाग होता है। द एयर एबव द इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हीटेड, और इक्वेटर का जो एयर है वो गर्म हो जाता है, एंड बिकम्स वार्म, और इस तरीके से वह हीट होकर के वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। द वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, वार्म एयर ऊपर की ओर उठता है और इस तरीके से वह लो एयर प्रेशर क्रिएट करता है। दिस मेक्स कूलर डेंसर एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट्स, और इस तरीके से वह ट्रॉपिकल बेल्ट की ओर से वह ठंडा और डेंस एरिया क्रिएट करता है। ओके, ब्लो
टूवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर, और इस तरीके से जो वार्म राइजिंग एयर होती है उसका स्थान ये ठंड हवा लेने के लिए चली जाती है। दीज परमानेंट विंड्स आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इस हवा को हम इस परमानेंट विंड को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ओके, द हॉट एयर दैट राइजेज फ्रॉम द इक्वेटर गेट्स कूल्ड। ओके, हॉट एयर वह गर्म हवा जो इक्वेटर की ओर से उठी है वह ठंड हो जाती है, एंड बिकम्स हैवी, और इस तरीके से ठंड होने पर वह क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। इट कम्स डाउन नियर द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और फिर वह कहाँ वापस चली जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लेटीट्यूड के पास चली जाती है। दिस एरिया बिकम्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अब इस एरिया में सबसे अधिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फ्रॉम हियर द विंड्स ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल, और इस तरीके से यहाँ से वो हवा इक्वेटर और पोल की ओर चलना प्रारंभ होती है। दीज विंड्स ब्लोइंग टूवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड आर कॉल्ड द वेस्टर्लीज। ओके, वह हवा जो 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ओर, साउथ पोल की ओर चलती है, लेटीट्यूड की ओर चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। अगेन द एयर ऑफ लेटीट्यूड ऑफ 60 डिग्री ऑन बोथ दिस साइड्स ऑन इक्वेटर इज वार्मर। अब फिर से क्या हो जाता है, जो हवा आपका 60 डिग्री लेटीट्यूड पर थी इक्वेटर के आसपास, वह क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, एंड द पोल्स क्या हो जाते हैं, ये कूल हो जाते हैं, विच इज़ वेरी कोल्ड। सो द वार्मर एयर एट द 60 डिग्री लैटिट्यूड राइजेज अप क्रिएटिंग द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, और इस तरीके से यह 60 डिग्री लैटिट्यूड से यह उठते हुए वहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस टू टेक इट्स प्लेस। अब फिर से जो ठंडी हवा है वह पोलर रीजन से उसका स्थान फिल करने के लिए चली जाती है। दिस मेक्स द विंड ब्लो फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन्स टूवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और इस तरीके से हवा 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की ओर चलने लगती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड एज पोलर विंड्स, और इन हवाओं को हम पोलर विंड्स कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स द ट्रेड winds and polar winds blow in a easterly direction। ओके, इस तरीके से अर्थ का जो रोटेशन होता है वो ट्रेड विंड्स को पोलर विंड्स के डायरेक्शन में चलने में हेल्प करता है। ओके, रेदर देन ब्लोइंग इन स्ट्रेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तुलना में वह चलने से उसको सबसे सिंपली वह किस दिशा में चला जाता है, वह अर्थ के ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो पोलर विंड्स वो ईस्टर्ली डायरेक्शन की ओर, ओके, पश्चिमी दिशाओं की ओर चलने लगती हैं। नाउ विंड करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंडेड वाटर। ओके, विंड करेंट तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब लैंड और वाटर दोनों में भी अनइवन हीटिंग प्रारंभ होता है, यानी वो भी वहाँ पर भी गर्मी, जब कहीं गर्मी अधिक और कहीं कम होती है तो इसके कारण भी यह क्रिएट होता है। यू हैव स्टडीड अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन 4th चैप्टर, हम लोगों ने 4th चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है। इन समर लैंड नियर इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट्स अप फास्टर देन द वाटर इन ओशन। ओके, समर के समय में इक्वेटर पृथ्वी के इक्वेटर के करीब गर्म वह पार्ट क्या होता है, वह गर्म होता है किसकी तुलना में, ओशन में जो उपस्थित वाटर है उसकी तुलना में। सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर, इस तरीके से अर्थ का जो टेम्परेचर, जो लैंड का टेम्परेचर होता है वह अधिक हो जाता है दैट ऑफ वाटर इन ओशन, ओशन में जो वाटर है उसकी तुलना में। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। ओके,
जो हवा है कहाँ पर, लैंड पर, वह गर्म हो जाती है एंड राइजेज, और इस तरीके से वह ऊपर की ओर उठती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, और इस तरीके से वह लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। दिस कॉजेज द कूलर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड्स द लैंड, और इस तरीके से क्या होती है, ठंडी हवा ओशन से लैंड की ओर चलने लगती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड इन समर इज कॉल्ड एज समर मानसून विंड, और इस तरीके से ऐसी हवा जो ओशन से लैंड की ओर चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, समर मानसून विंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन दीज मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशंस। ओके, ओशंस के से ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्या लेकर आती हैं, वाटर वेपर्स को लेकर आती है, एंड ब्रिंग्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन लैंड, और इस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। द लैंड ऑफ इंडिया गेट हीटेड मच मोर दैन वाटर इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द समर। ओके, समर जो सीजन होता है उस समय जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल होता है उसकी तुलना में भारत की जो लैंड होती है वो सबसे अधिक भूमि उसकी गर्म होती है। द मानसून विंड्स दैट ब्लो विद अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विद हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जब ये हवाएं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से इंडिया की ओर चलती हैं तो यहाँ बहुत अधिक बारिश होने प्रारंभ हो जाती है। द समर मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स इन आवर कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल ऑकर्स एट द टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, समर मानसून भारतीय किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे वर्ष भर के लिए वर्षा इसी समय होती है और इसी की मदद से किसान फसलों को उगा पाते हैं। मेनी फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन फॉर द इरिगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स। देखिए भारत में ऐसे अधिकतम किसान हैं जो कि वर्षा के जल पर ही निर्भर होते हैं। इन विंटर्स, अब आइए देखिए सर्दियों में क्या होता है, लैंड कूल्स डाउन, अब ज़मीन आपकी क्या हो जाती है, ये मच फास्टर दैन दैट ऑफ ओशन, यानी ओशन की तुलना में जो ज़मीन वाला जो पार्ट होता है ओके समुद्र की तुलना में वो अधिक ठंडा हो जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सी इज हायर दैन दैट ऑफ लैंड, यानी जो सी का जो तापमान है वो हमारे लैंड की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, और इस तरीके से पानी द एयर यानी जो हवा है पानी के ऊपर वह गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है और वह लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। अब देखिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो इसका क्या असर पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस कॉजेज द कूलर विंड फ्रॉम द लैंड रश टूवर्ड्स द ओशन। अब इस तरीके से क्या हो जाता है, कूलर विंड फ्रॉम द लैंड, यानी लैंड से जो ठंडी हवा है वो किस ओर चलती है, ओशन की ओर चलती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशन इन विंटर आर कॉल्ड एज विंटर मानसून विंड्स। ओके, अब जो हवा द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन, लैंड से ओशन की ओर जो हवा विंटर सीजन में चलती है उसे हम विंटर मानसून विंड बोलते हैं। दिस मानसून डज नॉट कॉज एनी मेजर रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा तो नहीं होती है लेकिन ये थोड़ी मोड़ी छिटपुट बारिश करती है ये। द विंटर मानसून पिक्स अप मॉइस्चर एज इट ब्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू द कोस्टल तमिलनाडु। ओके, जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर के चलती हैं तो ये क्या कर लेती हैं, ये इनमें मॉइस्चर भर जाता है, इसलिए विंटर मानसून में तमिलनाडु और कोस्टल रीजन में भी बारिश होती है। देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन द नेचर दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर
एंड पोज थ्रेट टू द ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिस समय इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, प्रकृति बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा क्रिएट होता है। आइए उस सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें पहला सिचुएशन क्या है, दैट इज योर थंडर स्टॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस हियर अबाउट थंडर स्टॉर्म्स। आप लोगों ने थंडर स्टॉर्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। ओके, थंडर स्टॉर्म गर्म, ह्यूमिड यानी मॉइस्चरस ट्रॉपिकल एरिया, भारत के ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे अधिक या फ्रिक्वेंटली प्रायः हुआ करते हैं। अ वायलेंट स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटिंग इज कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म, यानी एक भयानक ऐसी तूफान जिसमें बहुत तेज़ बिजली कड़कती हो और बिजली चमकती है, उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज वेल नोन एज एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, इसको हम विद्युतीय तूफान बोलते हैं। जनरली थंडर स्टॉर्म रिक्वायर 3 कंडीशंस, यानी थंडर स्टॉर्म बनने के लिए 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट मॉइस्चर, सेकेंड एन अनस्टेबल एयर मास, मतलब हवा अनस्टेबल होनी चाहिए। अ लिफ्टिंग फोर्स, इसके साथ साथ उस पर एक हमेशा दबाव उत्पन्न होना चाहिए कि हवा में हमेशा एक लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट होता रहे। ओके, द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, मोस्ट सिंपली हम जानते हैं द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट। ओके, द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो गर्म सरफेस होता है, इन द कॉन्टैक्ट विद इट, उसे वह गर्म करता है। वेरी सिंपल सी बात है, अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर है उसे भी वह गर्म करेगा। द वार्म एयर राइज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, वह लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए हवा तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है। कूल एयर रसेस इनटू टू टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रांग विंड, और तेज़ी से बहुत ही तेज़ी से चलती हुई हवा, वह कूल एयर वो कहाँ जाती है जहाँ से गर्म हवा उठी है उसका स्थान ले लेती है। इफ द एयर carries enough moisture, the moisture condenses when it become in contact with cooler air and forms cloud। और इस तरीके से if the air carries enough moisture, अगर एयर में मॉइस्चर अधिक है, the moisture condense, धीरे धीरे वह मॉइस्चर कंडेंस होने लगता है, यानी वह संघनित होने लगता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने लगती है। ओके, when it comes in contact with cooler air forms cloud, और जैसे ही वह ठंडे हवा के संपर्क में आता है वह क्लाउड फॉर्मेशन करने लगता है। we know that water vapor loses heat on the condensation, जैसे ही उसका कंडेंसेशन होना प्रारंभ होता है उसका loses heat, वाटर वेपर की जो हीट है, गर्मी है, वो ख़त्म होने लगती है। so the air अराउंड द क्लाउड्स गेट वार्म, और इस तरीके से क्लाउड के चारों तरफ जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। दिस मेक्स द एयर कॉलम विद क्लाउड राइज फर्दर, और इस एंड प्रेशर अंडर द कॉलम ड्रॉप्स इवन मोर, और इस तरीके से क्लाउड धीरे धीरे ऊपर की ओर और उठने लगता है। ओके, इवेंचुअली द रेन ड्रॉप्स बिकम हेवी एनफ टू फॉल, अब इस तरीके से जब धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होनी शुरू होती है, बिग वाटर ड्रॉप्स, कॉलम ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये हेवी हो जाते हैं, और हेवी होने के बाद देन द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स, जो ऊपर वाला एयर है क्लाउड का, वो ठंडा होने लगता है, यानी स्प्रेड आउट, और वो फैलने लगता है। द प्रेशर एबव द कॉलम इज हाई, जैसा कि अभी आपने सुना कि कॉलम का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर प्रेशर अधिक है। सो कूल एयर फ्लोज डाउनवर्ड्स, और जो ठंडी हवा है वह नीचे की ओर चलना प्रारंभ होती है। अब जब नीचे की ओर चलना प्रारंभ होगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
the upward movement of hot air and the downward movement of cold air leads to stormy winds accompanied by heavy rainfall, lightning and thunder। और इस तरीके से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऐसी स्टॉर्मी विंड के साथ साथ हैवी रेनफॉल, लाइटिंग और थंडर सब एक साथ प्रारंभ हो जाती है। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज थंडर स्टार्म। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? थंडर स्टार्म बोलते हैं। हैजार्ड्स ऑफ थंडर स्टार्म, आइए देखते हैं इसका क्या साइड इफेक्ट है। एवरी ईयर मेनी पीपल आर किल्ड सीरियसली इंजर्ड बाय सीवियर थंडर स्टार्म। अभी सिंपली आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल पर दिखा रहा था कि बिहार में कई लोगों को थंडर स्टार्म से मोर देन 30 पीपल को उनकी जान गई थी। ओके, तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं। ओके नाउ, तो हर एक साल कई ऐसे लोग हैं जो सीरियसली या तो इससे इंजर्ड होते हैं या तो मार दिए जाते हैं। ओके, थंडर स्टार्म्स uproot trees and electric poles and blow them temporary and thatched roof। ये जो थंडर स्टार्म होती है यह ट्रीज को उखाड़ देती है, इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ब्लो अवे टेम्पोरेरी थैच्ड रूफ। और इसके साथ साथ जो टेम्पोरेरी थैच्ड रूफ होती हैं उन छतों को भी वो उखाड़ ले जाती है। थर्ड, हैवी रेन्स that occur along with thunderstorm cause flash floods and waterlogging in low-lying areas। heavy rainfall thunderstorm के साथ जो होती है इसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाता है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है लो लाइंग एरिया में, यानी जहाँ पर थोड़ा ढलान वाला एरिया पाया जाता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकिंग ड्यूरिंग द थंडर स्टार्म। जब बहुत तेज़ी से अगर थंडर स्टार्म अगर है तो खुद को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? थंडर स्टार्म इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय लाइटिंग। यानी जब बिजली कड़कती है थंडर स्टार्म के साथ लाइटिंग भी होती है, चमक भी बहुत होती है। लाइटिंग इज अ गैंट इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटिंग में क्या होता है? बहुत अधिक स्पार्किंग देखने को मिलती है। अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग ट्रैवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, जो लाइटिंग होती है उसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी फ्लो होती है। इट कैन हीट द एयर अराउंड इट। वह अपने चारों तरफ के हवाओं को क्या कर देती है? हीट कर देती है। इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी बहुत अधिक तापमान वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। दिस मेक्स लाइटिंग वेरी डेंजरस। और इस कारण जो लाइटिंग है वो बड़ी ही खतरनाक हो जाती है। इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज। और वो जो स्पार्कल्स है अगर वो पृथ्वी पर गिरती है तो बड़ी हानि होती है, बहुत ही नुकसान होता है। यू शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हेन यू आर कॉट इन थंडर स्टार्म टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग। जब थंडर स्टार्म में आप कहीं पर आप उसमें फंस जाते हैं तो आप खुद को कैसे बचाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। यू शुड नॉट सिट नियर अ विंडो के पास मत बैठिए। यू शुड नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराज स्टोरेज सेट्स विद मेटल रूफ्स। यानी कोई एक गैराज है, मोटर गैराज है, वहाँ पर आप शेल्टर नहीं लीजिए। इसके साथ साथ मेटल का रूफ है वहाँ पर नहीं रुकिए। एज दे आर नॉट सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग के समय ये सेफ नहीं होते हैं। यू शुड डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड। ओके, आपको अम्ब्रेला के नीचे भी शरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रॉड होती है मेटेलिक होती है, इसलिए उसमें आपको बहुत ही डेंजर रहेगा। इट इज़ सेफर टू बी अंडर श्रब ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑफ यूनिफॉर्म हाइट। ओके, यानी छोटी छोटी अगर श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर शेल्टर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। अ सिंगल टाल ट्री इज क्लोज टू द क्लाउड। ओके, एक बहुत बड़ा पेड़ जो काफ़ी ऊंचाई तक है उसकी तुलना में छोटे झाड़ी के नीचे शरण लेना सही है। मोर लाइकली टू बी हिट बाय लाइटिंग। ओके, अगर टाल ट्री है तो उस पर अधिक से अधिक लाइटिंग के द्वारा हीटिंग होने का, यानी उस पर बिजली गिरने की चांसेस होती है। ड्यूरिंग लाइटिंग यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट। मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूर रहिए।
पानी से भी दूर रहिए। इट इज़ प्रेफरेबली टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच आर लो ग्राउंड। कहीं लो ग्राउंड है वहाँ पर आप रह सकते हैं, या तो कोई गड्ढा हो तो गड्ढे के साइड में भी आप खुद को सेव कर सकते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर इन हाई राइजिंग बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाय द लाइटिंग। काफ़ी अगर ऊंचाई वाली बिल्डिंग है तो वहाँ पर आप कदापि शरण न लें। द बेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर इज अ बस आर अ कार। एक कार या बस में शेल्टर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ बिकॉज when the lighting strike car's metal body can conduct lighting to the earth safely without harming you। क्योंकि जब उस पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग उस पर गिरेगा तो वो अंडरग्राउंड उसको ग्राउंड में अर्थ कर देगा और वो आपको किसी प्रकार का कोई डैमेज, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बट डू नॉट टच एनी मेटालिक पार्ट इन द व्हीकल। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई मेटालिक पार्ट को आप उस व्हीकल का टच नहीं कीजिएगा। नाउ अबाउट टोर्नेडो। आइए देखते हैं टोर्नेडो क्या होता है। टोर्नेडो इज अ वायलेंट डेंजरस रोटेटिंग कॉलम ऑफ विंड हैविंग अपीयरेंस ऑफ अ डार्क फनेल शेप्ड क्लाउड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ओके, टोर्नेडो बड़ी ही खतरनाक घूमती हुई हवा के साथ फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर में वह ज़मीन से लेकर के आसमान तक उठती है, जिसको हम लोग बवंडर बोलते हैं, उसी को टोर्नेडो कहा जाता है। द फनेल ऑफ द टोर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रीज। ये जो फनेल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें टोर्नेडो वो डस्ट, कूड़ा करकट इन सबको वह तेज़ी से सक करके ऊपर की ओर लेकर के जाता है। नियर द बेस थ्रोन देम आउट नियर द टॉप। नीचे से लेकर के ऊपर की ओर उसको उड़ा कर लेकर जाता है। A violent tornado can travel at the speed of 300 किलोमीटर पर आवर। यानी जो एक बहुत ही वायलेंट खतरनाक टॉर्नेडो होती है उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक इन आवर कंट्री। टॉर्नेडो आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। ओके, मोस्टली अगर देखा जाए तो टॉर्नेडो कमज़ोर होता है, उससे अधिक कोई नुकसान नहीं होती है, लेकिन टॉर्नेडो आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में टॉर्नेडो बहुत कम आता है। ओके, फिर भी इसके बारे में हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। इफ़ यू आर एवर स्टक इनसाइड योर हाउस ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो देन फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। ओके, अगर कभी भी बाय द वे आपका घर टॉर्नेडो में फंस जाता है, यानी आपके घर के चारों तरफ टॉर्नेडो चल रहा है, तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। यू शुड टेक शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड आर ग्राउंड अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो। यानी नीचे का जो बेसमेंट है वहाँ पर जहाँ पर कि एक भी विंडो ना हो उसमें चले जाइए। ओके, दीज रूम्स आर कॉल्ड टोर्नेडो शेल्टर्स। ऐसे रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, टोर्नेडो शेल्टर बोलते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर द टेबल वेयर डेब्रिज कैन नॉट रीच। इसके साथ साथ आप खुद को बचाने के लिए अपनी खिड़की दरवाजे को बंद कर दीजिए और टेबल के नीचे आप शरण ले सकते हैं। यू शुड बो डाउन एट योर नीज प्रोटेक्टिंग योर हेड नेक फ्रॉम आर्म्स एज सोन इन द फिगर। ओके, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आप अपने नीज पर बेंड डाउन हो जाइए और खुद के सर को बचाने के लिए उसे अपने हाथों से ढक लीजिए। नाउ अबाउट साइक्लोन। ओके, साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोज। ओके, साइक्लोन शब्द ग्रीक वर्ड है जो साइक्लोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ द स्नेक। यानी जिस तरीके से सांप गोल गोल करके बैठा रहता है कुंडली मार करके, उसी तरीके से साइक्लोन भी चलता है। अ साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म काज्ड बाय वेरी स्पीड winds blowing ground a central area of a low pressure zone over ocean। ये क्या करता है, ये ओशन के ऊपर एक सेंटर बना करके स्पाइरली गोल गोल घूमते रहता है। इस तरीके से यह साइक्लोन उत्पन्न होता है।
फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, आइए देखते हैं कैसे ये बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलप अ साइक्लोन। ओके, यानी इसको क्रिएट होने के लिए हवा की स्पीड, हवा का डायरेक्शन, तापमान और नमी, इन सभी के योगदान से यह उत्पन्न होती है। द सन हीट्स द सरफेस ऑफ ओशन वाटर, वो मोस्ट सिंपल। पहले तो ये क्या करता है, जो ओशन का वाटर है वो सन के कारण हीट हो जाता है। द वार्म वाटर इन टर्न्स हीट्स एयर अबव इट। ओके, इसी कारण क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो एयर है वह भी क्या हो गई है, गर्म हो जाती है। दिस कॉजेज अ लो प्रेशर एरिया, इसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है। वास्ट एरिया ऑफ द ओशन, ओशन के उस विशाल पार्ट में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ड्यू टू लो प्रेशर द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन सरफेस बिगिंस टू राइज रैपिडली, और इस तरीके से क्या हो जाता है, हवा जो गर्म मॉइस्चर से भरी हुई जो हवा होती है वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करती है। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रांग अपवर्ड विंड, और इस तरीके से यह बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर हवा के रूप में घूमते हुए स्पाइरली गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर जाती है। एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर as the warm and moist air rises high up in the atmosphere, अब ये जो गर्म हवा है यह तेज़ी से कहाँ, एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है। इट गेट्स कूल्ड एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड्स, और इस तरीके से जो हवा ऊपर की ओर वाटर वेपर हवा के साथ गई होती है वह क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती है। व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस हीट इज रिलीज्ड, और जब वह उसका कंडेंसेशन होना प्रारंभ होता है तो हीट क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर ऑल अराउंड, और इस तरीके से कंडेंसेशन के कारण जो एटमॉस्फेयर का वाटर होता है वो जो हवा होती है एटमॉस्फेयर का वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस वार्म एयर राइजेज हायर इनटू द एटमॉस्फेयर काजिंग अ लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके यह तेज़ी से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टार, और सबसे तेज़ी से हवा जो सेंटर ऑफ द स्टार्म होती है वहाँ से उठना प्रारंभ करती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, यह साइकिलिंग हमेशा चलते रहती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इस तरीके से लो प्रेशर एरिया के कारण, लो प्रेशर सिस्टम के कारण यह हवा तेज़ी से ये ऊपर की ओर उठती रहती है। द वेदर कंडीशंस कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड winds revolving around a central area of very low pressure is called a cyclone। इस तरीके से देखा जाए तो किसी एक सेंटर में जहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उस तरीके से लेकर के एक राउंडिंग करते हुए वाटर का रिवॉल्व करना, यानी उसका घूमना, यह जो प्रक्रिया होती है इसे हम साइक्लोन बोलते हैं। अ साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई, लगभग यह 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई इसकी हो सकती है। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड इट्स आई, यानी वह एरिया जहाँ पर सबसे कम प्रेशर होता है उसे हम आई बोलते हैं। ओके, साइक्लोन इज कॉल्ड इट्स आई, साइक्लोन के सबसे लो प्रेशर एरिया सेंटर को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। ओके, वह लगभग 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का वह उसका डायमीटर होता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ हाई लाइट विंड्स, यह जो एरिया होता है यह क्लाउड से फ्री होता है, यहाँ पर बादल नहीं होते हैं और यहाँ पर की हवा बहुत ही हल्की होती है। अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। ओके, इस आई के चारों तरफ लगभग 150 किलोमीटर तक क्लाउडी रीजन होता है। इन दिस रीजन देयर इज हाई स्पीड ऑफ विंड्स, लगभग हवा का जो स्पीड यहाँ पर होता है
वो 150 से लेकर के 250 किलोमीटर पर आवर का होता है। एंड थिक किलोमीटर विद हैवी रेन, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश भी होती है। वंस साइक्लोन इज फॉर्म्ड इट बिगिंस टू मूव ओवर सरफेस ऑफ ओशन, जब ये एक बार बनना प्रारंभ हो जाती है तो यह तेज़ी से ओशन का जो सरफेस है उस पर यह मूव करना, घूमना प्रारंभ कर देती है। द स्पीड ऑफ विंड इन द साइक्लोन इज मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर, और जो ये साइक्लोन जो उत्पन्न होता है इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साइक्लोन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, इसमें लगातार गर्म और नमी युक्त हवा इसमें चलते रहती है, उसकी ज़रूरत उसे रहती है। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड द सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली स्टॉप्स एंड द साइक्लोन डाइज, और जैसे ही वह आपके ओशन से हट करके जैसे ही वो अर्थ पर जाती है वो घूमते हुए, तो क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट एयर और वार्म एयर नहीं मिलता है इसलिए वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है। इंडिया हैज़ अ लार्ज कोस्टल लाइन दैट मेक्स इट वल्नरेबल टू वॉल्केनिक साइक्लोन्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स। यानी देखा जाए तो कोस्टल लाइन, कोस्टल एरियाज में यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर मोर वल्नरेबल टू द साइक्लोन्स। यानी मोस्टली देखा जाए तो इन सब एरिया में सबसे अधिक आते हैं आपके साइक्लोन्स। ओके, नाउ अबाउट हियर इज फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट। डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से क्या हानियाँ होती हैं, नुकसान क्या होता है। द वायलेंट stormy winds accompanying a cyclone damage houses, electric poles, industries, schools, hospitals, vehicles, crops etc. using a great loss of property। यानी इससे जो ये वायलेंट स्टॉर्मी एयर होती है, ये जो भयानक तेज चलने वाली जो तूफ़ानी हवा होती है, यह डैमेज कर देती है घरों को, मकानों को, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन देन क्रॉप्स, कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। यानी इस तरीके से देखा जाए तो वह संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। द फास्ट मूविंग फ्लड वाटर ऑफ सी ब्रॉट इन बाई अ साइक्लोन डिस्ट्रॉयज रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, क्रॉप्स, uproots trees, reduces soil fertility, drowns human beings and animals, causing a great loss of life and property। जो यह तेज़ी से जो चलने वाली इससे जो फ्लड की कंडीशन क्रिएट होती है, इसके कारण क्या होता है, रोड, रेलवे ट्रैक्स, क्रॉप्स, यहाँ तक कि इवन देन ह्यूमन बींग्स, सबकी जीवन खतरे में पड़ जाती है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी का भी, बहुत अधिक संपत्ति को भी यह नुकसान पहुँचाती है। द कंटिन्यूअस हेवी रेन्स ब्रॉट बाय द साइक्लोन में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया, और लगातार जो वर्षा होने लगती है साइक्लोन आने से, तो इससे भी फ्लड की सिचुएशन वहाँ बहुत ही ख़राब हो जाती है। द फ्लड पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीज़। अब फ्लड के कारण क्या हो जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती हैं, लाइक जिसमें टाइफाइड है, टाइफाइड और डिसेंट्री, इसकी समस्या सबसे अधिक क्रिएट होनी प्रारंभ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट कॉजेज, साइक्लोन कॉजेज सीवियर ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस तरीके से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंप्लीट नुकसान हो जाता है, कंप्लीट उसकी क्षति हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के अगेंस्ट में खुद को बचाने का क्या तरीका है। वी हैव टू फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज टू प्रिवेंट साइक्लोन रिलेटेड डिसेस्टर्स। कुछ ऐसी सेफ्टी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती हैं। एन इफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड। साइक्लोन के बारे में फोरकास्ट करना, वार्निंग प्रोवाइड कराना, यह निश्चित ही इसकी सुविधा
उपलब्ध कर देनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड जनरल पब्लिक लिविंग इन द कोस्टल एरिया थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स एंड अदर मीन्स। यानी बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा फिशरमैन, शिप्स और जनरल पब्लिक को इसके बारे में सूचना न्यूज़, टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट व्हीकल्स should be kept ready to evacuate people likely to be affected by the cyclone and should be moved fast to safer places. Okay, गवर्नमेंट व्हीकल्स को रेडी होना चाहिए और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो तेज़ी से लोगों को सेफ प्लेसेस पर गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उससे गवर्नमेंट को लोगों को दूर भेजना चाहिए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल बिफोर अ साइक्लोन हिट्स देयर एरिया। अब पर्सनली हम लोगों को क्या करना चाहिए? ओके, द फॉलोइंग एडवांस प्लानिंग मस्ट बी डन बाय द पीपल लिविंग इन द साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज व्हेन अ साइक्लोन वार्निंग हैज़ बीन इशूड इन देयर एरिया। अगर आपके एरिया में साइक्लोन वार्निंग हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर या टीवी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है, मौसम विभाग ने, तो आप उसे इग्नोर न कीजिए, उसको महत्व दीजिए, उसको मानिए। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स टू सेफर प्लेसेस। ओके, नेसेसरी अरेंजमेंट्स आप करके तैयार रहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स, हाउस होल्ड गुड्स के साथ हम कैसे सेफ प्लेसेस पे जाएंगे। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज रोड्स गेट डैमेज ड्यू टू द फ्लड्स। ओके, आप ड्राइविंग करना बिल्कुल ही रोक दीजिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन में रोड्स डैमेज हो जाती हैं फ्लड के कारण, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। कीप द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर रेडी। ओके, जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर हैं उसे भी आप तैयार रखें। स्टोर इनफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लॉथिंग, ब्लैंकेट्स एंड फर्स्ट एड किट। यानी जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, फूड्स, क्लॉथिंग, ब्लैंकेट्स, फर्स्ट एड किट, इनको तैयार रखें। ओके, नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन हिट एन एरिया। अब साइक्लोन सपोज दैट जा चुका है, तब आप क्या करेंगे? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट could be contaminated by floods, drink only clean water that has been stored for emergencies. Okay, आपको फ्लड के बाद आपको क्योंकि पानी कंप्लीट वहाँ का प्रदूषित हो जाता है तो आप उसे न पिएं। ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर इमरजेंसीज। जो इमरजेंसी के लिए जो पानी आपने सुरक्षित रखा है उसे ही पीजिए। डू नॉट टच वेट इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड वायर फॉलन इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफ वेट। अगर आपके घर में टीवी और डिफरेंट जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो अगर गीले हो चुके हैं तो आप उन्हें नहीं ऑन कीजिए, और इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं, पोल्स हैं, उन्हें भी न छूने का प्रयास करें बिकॉज दे आर वेट एट दैट टाइम। डू नॉट गो आउटसाइड फॉर सेक ऑफ फन। मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए बाहर न जाएं। कीप वॉचिंग लोकल टेलीविज़न और लिसनिंग टू लोकल रेडियो फॉर एडवाइस के लिए लोकल टीवी और रेडियो को भी सुनते रहिए। गो आउट ओनली व्हेन इट इज़ सेफ टू डू सो। जब बहुत ही सुरक्षित हो तभी आप बाहर जाएं। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग हैं उनसे बेकार की कोई डिमांड न करें। कोऑपरेट द एंड हेल्प द नेबर्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का सहयोग करिए। आपके पड़ोसी हैं उनका भी कीजिए, आपके मित्र हैं उनका भी हेल्प करने का प्रयास करिए। डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स। अफवाह न फैलाएं जिससे कि समस्या क्रिएट हो। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। साइक्लोन फोरकास्टिंग के लिए आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज की जा रही हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर is now using advanced technology by making use of satellite radar for cyclone forecast and warning. Okay, इनके लिए आजकल रडार और
सैटेलाइट्स का भी यूज बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। साइक्लोन वार्निंग आर गिवन थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, पुलिस, वायरलेस नेटवर्क। ओके, साइक्लोन की जो सूचना होती है यह टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, पुलिस और वायरलेस के द्वारा तेज़ी से फैलाई जाती है। द साइक्लोन वार्निंग आर इशूड इन टू स्टेजेस। इसके 2 स्टेज होते हैं। इस तरीके से न्यूज़ को आपको दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है। द फर्स्ट स्टेज वार्निंग नोन एज साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन और साइक्लोन वॉच। इट इज़ इशूड 48 आवर्स प्रायर टू एन एक्सपेक्ट स्टॉर्म और साइक्लोन, यानी साइक्लोन उत्पन्न होने की संभावना है, ये लगभग 48 घंटे पहले दी जाती है। द सेकेंड स्टेज वार्निंग नोन एज साइक्लोन वार्निंग, इट इज़ इशूड 24 आवर्स इन एडवांस, और यह जो होती है साइक्लोन वार्निंग यह 24 घंटे पहले दी जाती है। दिस गिव्स सफिशिएंट टाइम टू पीपल टू इवैक्यूएट द साइक्लोन प्रोन एरिया। जिस प्लेस पे साइक्लोन अधिक आते हैं वहाँ से लोगों को बचने के लिए, वहाँ से सेफ प्लेसेस पे जाने के लिए उनको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है। द मैसेज ऑफ साइक्लोन वार्निंग इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर, यहाँ हर 1 घंटे, हर एक आधे घंटे पर साइक्लोन की वार्निंग का मैसेज मिलते रहता है। व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कास्ट। ओके, जब साइक्लोन आसपास में उत्पन्न होने की स्थिति में होता है तो आधे घंटे पर, 1 घंटे, आधे घंटे पर सूचना मिलती रहती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिसास्टर्स। ओके, ऐसी कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोऑपरेट करती हैं और इसके साथ साथ वो इसके बारे में मॉनिटर करती हैं, और ये साइक्लोन रिलेटेड डिसास्टर्स जो हैं, जो ये आपदाएं हैं, इसके बारे में वो सूचना प्रदान करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, that's all for the day. Thank you.